अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जीके सेशन के आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे बात करेंगे। प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसके बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसको कहा जाता है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस बनी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है वो साइन की गई, लेकिन उसके बाद भी जो है वो सिचुएशन ऐसी हुई, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया जिसकी वजह से जो है दुनिया में एक और ग्रेट वॉर देखी गई जिसे क्या कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 2। तो आज का लेक्चर जो है हम अपना वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 को बिगेस्ट और डेडलीस्ट वॉर कहा जाता है। डेडलीस्ट वॉर इस वजह से कहा जाता है कि इसमें जो कैजुअलिटीज़ थी, जो डेथ्स थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 में भी हमने देखा कि हमारे पास मोर देन 8 मिलियन जो थे वो मिलिट्री पर्सनल्स और 6.6 मिलियंस जो थे सिविलियंस, उनकी डेथ हुई थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जो डेथ्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 को डेडलीस्ट वॉर कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 का अगर हम ड्यूरेशन देखें तो ये 1939 से लेके 1945 तक रही। वर्ल्ड वॉर 1 का हमने देखा 1914 से लेके 1918 तक का ड्यूरेशन था इसका। जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 में 2 ग्रुप्स थे जिनके दरमियान ये वॉर लड़ी गई थी, बिल्कुल इसी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में भी एक ग्रुप था जिसको अलाइज या फिर अलाइड पावर्स कहा जाता था। दूसरा हमारे पास था एक्सिस पावर्स। वर्ल्ड वॉर 1 में ये ग्रुप सेंट्रल पावर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में इसका नाम था एक्सिस पावर्स। अब अलाइड पावर्स में हमारे पास जो कंट्री थी वो यूएसए, यूके, यूएसएसआर, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जबकि एक्सिस पावर में हमारे पास जर्मनी, इटली, जापान। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 थी ना, उसमें जो हमारे पास सेंट्रल पावर्स थी जिसमें जर्मनी भी एक हिस्सा था, उसमें एक और पार्टनर था ऑटोमन एम्पायर। लेकिन हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ऑटोमन एम्पायर थी, जो सल्तनत उस्मानिया थी, वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी। सारी जो टेरिटरीज़ ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी उनको सेपरेट कर दिया गया था। इसलिए एक्सिस पावर जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में ग्रुप था उसमें ऑटोमन एम्पायर का जिक्र नहीं है। अब इसमें मेजर कॉजेज़ क्या थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है? तो सबसे मेन कॉज हमारे पास आती है राइज ऑफ मिलिटरिज्म इन जर्मनी एंड जापान। आपने नाम सुना होगा नाज़िज़म, हिटलर की जो एक कैंपेन थी, तो वो एक बेसिक रीज़न थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगी कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी ना, उसमें जो कॉलोनीज़ थे डिफरेंट, उनको ख़त्म किया गया था। अब देखें, जो पहले ममालिक होते थे हमारे पास, मुख्तलिफ एम्पायर्स हमें सुनने को मिलती हैं। ब्रिटेन थी और उसके बाद जो था हमारे पास जर्मनी। तो ये क्या करती थी, ये एम्पायर्स क्या करती थी, जिसके पास जितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ होती थी वो उतनी ही ज़्यादा पावरफुल एम्पायर कहलाती थी। तो लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, बहुत सारी कॉलोनीज़, बहुत सारी जो एम्पायर्स थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई। तो जर्मनी के साथ भी ऐसा हुआ था। जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन की गई थी तो उसमें जर्मनी और दूसरे ममालिक से ये कहा गया था कि आपने जो मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ बनाई हैं अफ्रीका में, एशिया में, आप उन कॉलोनीज़ को छोड़ें, आप उनको इंडिपेंडेंस दें। तो लेकिन फिर जब बाद में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है हिटलर यहाँ पे आया, तो उसने फिर जो है वो एक कैंपेन चलाई कि हमें दोबारा से जो है वो एक्सपेंशन चाहिए। ठीक है, हम जर्मनी को एक्सपैंड करेंगे, इसमें दोबारा से जो है वो कॉलोनीज़ बनाएंगे, ज़्यादा पावर हासिल करेंगे। तो इसी वजह से फिर जो है जब जर्मनी ने इन्वेड किया था पोलैंड, तो फिर जो ये जो है हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसकी मेजर रीजंस हमारे पास आ जाती हैं फेलियर ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। अब देखें, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन की गई, लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, और इन ऑर्गेनाइजेशंस के बनाने का बेसिक पर्पस यही था कि नेक्स्ट कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा तो कंट्रीज़ क्या करेंगे, निगोशिएशंस करेंगे, डायलॉग के ज़रिए जो है वो कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोबारा से जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ थी वो वॉर में इंडल्ज हुई। इस वजह से लीग ऑफ नेशंस फेल्ड रही, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वो फेल्ड रही, और दुनिया में दोबारा से एक और ग्रेट वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई।
एक और रीज़न समझी जाती है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था उसकी वजह से भी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी ममालिक में, जिसकी वजह से ये जो वर्ल्ड वॉर टू है वो स्टार्ट होती है। अब ये स्टार्ट कब हुई? जब हिटलर ने इन्वेड किया पोलैंड, और ये कब इन्वेजन होती है? सितंबर 1939 में, और तब से ही जो है वो वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई। अब इस वर्ल्ड वॉर टू में कितनी नेशंस इन्वॉल्व थी? 50, मोर देन 50, जबकि वर्ल्ड वॉर वन में कितनी थी? मोर देन 30। और इसमें डेथ कितनी होती है? तकरीबन 60 to 80 मिलियंस। अब ये देखें, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, 60 to 80 मिलियंस इनकी डेथ्स होती है वर्ल्ड वॉर टू में। अब सबसे पहले कब जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब की डेटोनेशन होती है, यानी कि पहली ऐसी वॉर जब न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ किया गया था, तो वो वर्ल्ड वॉर टू थी। और ये यूज़ किसने किया था? यूएसए ने। और सबसे पहले अटैक किस पे किया गया था? जापान। तो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वो जापान में फेंके गए थे, एक हिरोशिमा के मुकाम पर और दूसरा नागासाकी। अब इससे रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कीजिएगा। वो एमसीक्यूज़ में पूछता है कि अमेरिका ने जो हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था लिटिल बॉय, और ये फेंका था उसने 6 अगस्त को। ठीक है, जबकि दूसरा उसने जो वेपन फेंका था वो नागासाकी पे, और नागासाकी पे जो उसने बॉम्ब फेंका था उसका नाम था फैट बॉय, और ये उसने फेंका था 9 अगस्त को। एंड ऑफ वॉर कब होती है? सितंबर 2 1945 में, जब जापान ने सरेंडर कर दिया। अब देखिए, ये जापान पे ही उसने अटैक किया। जब जापान पे इतने ज़्यादा डेडली अटैक्स हुए ये हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो फिर जापान ने क्या किया? सरेंडर कर दिया सितंबर 2 1945 में। तो फिर उसके बाद जो है ये वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गई। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू एंड की तरफ जा रही थी, तो जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो फिर मिल बैठते हैं और कहते हैं कि हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा जाता है। और ये इस्टेब्लिश की गई 24 अक्टूबर 1945 में। और कितने कंट्रीज़ जो हैं वो फाउंडिंग मेंबर्स थे? 51, यानी 51 कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे उन्होंने ये सारा डिसाइड किया था कि हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। तो ये हमने डिटेल्स डिस्कस की वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड और वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे फीफा। अब ये फ़ीफ़ा क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, फेडरल इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ये इस्टेब्लिश की गई 21 मई 1904 में, और इसका हेडक्वार्टर है ज़्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड। और इसके प्रेसिडेंट, जो करंट प्रेसिडेंट हैं, वो गियानी इन्फैंटिनो हैं। और इसके मेंबर्स टोटल जो हैं 211 नेशनल एसोसिएशंस। टीम्स इसमें कितनी हैं? 32 टीम्स हैं। अब फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप सबसे पहले किस एशियन कंट्री में खेला गया था? तो वो साउथ कोरिया में और जापान, इन दोनों में। और ये कब खेला गया? 2002 में। फर्स्ट अरब कंट्री टू होस्ट फीफा, सबसे पहले किस अरब मुल्क में जो है वो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया गया? तो ये कतर में 2022 में जो है वो होस्ट किया गया था। अब ये जो 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी जो सिक्योरिटी थी वो पाकिस्तान ने प्रोवाइड की थी। तकरीबन 4500 सोल्जर्स जो थे वो पाकिस्तान से भेजे गए थे इस इवेंट की को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। और इस वर्ल्ड कप में जो हमारे पास फ़ुटबॉल यूज़ किया गया था वो भी पाकिस्तान से ही बनकर गया था। इस वर्ल्ड कप का विनर अर्जेंटीना था और रनर अप फ्रांस। अर्जेंटीना ने ये इवेंट जो है वो 3rd टाइम ये टाइटल जीता है, और ये 36 साल बाद उसने अपना 3rd टाइटल जीता है। प्रीवियस जो टाइटल उसने विन किया था, यानी 2nd टाइटल, वो उसने 1986 में विन किया था, और ये 3rd टाइटल उसका 2022 में उसने विन किया। टोटल गोल्स जो इस फीफा वर्ल्ड कप में स्कोर किए गए थे वो 172 थे। बेस्ट प्लेयर मेसी को डिक्लेयर किया गया, और उसको जो प्राइज़ दिया गोल्डन बॉल विनर। कंट्री जिसने 3rd पोजीशन हासिल की थी वो क्रोएशिया, और जिसने 4th पोजीशन हासिल की थी वो मोरक्को। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं। सबसे पहले इसमें आ जाती है आसियान। आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
साउथ ईस्ट एशियन नेशंस मैंने आपको बताया है कि जो ईस्ट एशिया वाली साइड पे मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास थाईलैंड आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाते हैं, ये सारे कंट्रीज़ हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी 8 अगस्त 1967 में। जैसे कि जब हमने सार्क पढ़ी थी वहीं पे मैंने आपको बताया था कि 1967 में साउथ एशिया ईस्ट एशिया के जो नेशंस थी, जो कंट्रीज़ थी, जब उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो हमारे पास ज़ियाउर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक आइडिया दिया था कि बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं उनको भी ये इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। तो फिर फाइनली 1985 में सार्क इस्टेब्लिश की गई। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। टोटल मेंबर्स इसके 10 हैं और ऑब्जर्वर स्टेट्स 2 हैं। ज़्यादा आप जो मेन फोकस रखिएगा वो इसकी डेट पे कि ये इस्टेब्लिश कब की गई, और सेकंड जो है उसका हेडक्वार्टर। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ जाती है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसके टोटल मेंबर्स हैं 68। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है अरब लीग। अरब लीग जो है ये इस्टेब्लिश की गई 22 मार्च 1945 में। अभी रिसेंटली पीपीएससी के एक एग्ज़ाम में ये एमसीक्यू पूछा था कि अरब लीग जो है वो किस ईयर में इस्टेब्लिश की गई, तो 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कायरो इजिप्ट में है और इसके टोटल मेंबर्स 22 हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश किया गया 1995 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है और इसके टोटल मेंबर्स 164 हैं। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? 1995 में। पाकिस्तान एक फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई तो जिन कंट्रीज़ ने मतलब आइडिया दिया जो इसमें साथ साथ रहे इसके इस्टेब्लिशमेंट में, तो उनमें से पाकिस्तान भी एक था। जबकि जो चाइना था उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में ज्वाइन किया था। वो ये भी एमसीक्यूज़ पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है ILO। अब ILO क्या है? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये ना वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टिल एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कि सबसे पुरानी है और अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि 1999 में तो एक हमारे पास और भी ऑर्गेनाइजेशन थी, लीग ऑफ नेशंस, वो भी बनी थी लेकिन वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्टेब्लिश की गई 29 अक्टूबर 1999 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। लेकिन जब 1945 में हमारे पास UNO इस्टेब्लिश हुई तो ILO जो है वो इसका पार्ट बन गई। ठीक है, मेंबर्स इसकी टोटल हैं 186 और पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया? 31 अक्टूबर 1947 में। ये भी याद रखिएगा। अफ्रीकन यूनियन नेक्स्ट हमारे पास। जैसा कि यूरोपियन यूनियन हमने पढ़ा था ना कि यूरोप के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उन्होंने मिल के अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, बिल्कुल इसी तरह से जो अफ्रीका के मेंबर्स हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी मिल के अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो कहलाती है अफ्रीकन यूनियन। ये इस्टेब्लिश की गई 9 जुलाई 2002 में और इसके हेडक्वार्टर जो है इसका वो है एडिस अबाबा इथियोपिया में और इसके टोटल मेंबर्स हैं 55। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कि इसका काम यही है कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनको सुपरवाइज़ करना, ये इंश्योर करना कि वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं वो जस्ट सेफ़ एनर्जी बनाने के लिए यूज़ किए जाएं। सेफ़ एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ताकि वो उससे न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं वो ना बनाएं। अब ये इस्टेब्लिश की गई थी 29 जुलाई 1957 में और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके टोटल मेंबर्स 171 हैं। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 11 दिसंबर 1931 में और ये फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड जब की गई 28 अप्रैल 1949 में।
अब एक चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताऊं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस स्पेसिफ़िकली ये ना ब्रिटेन ने बनाई थी। ये सिर्फ इसीलिए बनाई थी कि वो कंट्रीज़ जो इनकी कॉलोनी से निकलते जा रहे थे, ये उनके साथ एक लिंक रखना चाहता था, ठीक है। तो वो कंट्रीज़ जो पहले कभी ब्रिटेन की कॉलोनीज़ रही हैं लेकिन बाद में उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, तो यूके ने यानी कि ब्रिटेन ने फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि उन सारे कंट्रीज़ के साथ जो है वो एक कनेक्शन, एक कोऑपरेशन जो है वो जारी रखा जा सके। तो पहले ये इस्टेब्लिश की गई 1931 में, लेकिन फिर बाद में जो है दोबारा इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया 1949 में। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसके टोटल मेंबर्स 54 हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन ECO। ECO है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ECO जो है ना, ये इस्टेब्लिश की 1985 में, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली जानी जाती थी RCD के नाम से। अब ये RCD है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। 1964 से लेके 1979 तक ये इसी नाम से रही, लेकिन उसके बाद इसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन दोबारा से फिर वही मेंबर जो RCD का हिस्सा थे स्पेसिफ़िकली ईरान, पाकिस्तान और टर्की, इन्होंने फिर मिल के जो है वो ECO दोबारा से बनाई। ईरान, पाकिस्तान और टर्की इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, लेकिन करंटली इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं। डिफरेंट जो हमारे पास सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, फिर उन्होंने भी जो है वो ECO को ज्वाइन किया। इसके हेडक्वार्टर जो है वो तेहरान, ईरान में है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन वो है NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये इस्टेब्लिश की गई थी 1961 में। अगर आप थोड़ी हिस्ट्री रिकॉल करें तो ये वो इरा था जब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर यानी कि दुनिया बायपोलर थी, दो ग्रुप्स थे, एक कम्युनिज़म को प्रमोट कर रहा था, एक कैपिटलिज़म को प्रमोट कर रहा था। और दोनों ग्रुप्स यानी कि USSR जो USA है, उनकी यही कोशिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को जो है वो अपने साथ मिलाएं, अपनी आइडियोलॉजी जो है उसको एक्सपैंड करें। तो उसी टाइम फिर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स कुछ कंट्रीज़ के, नसर जो थे ये इजिप्ट के थे, टीटू यूगोस्लाविया के थे और नेहरू इंडिया के, इन्होंने मिलकर जो है फिर NAM इस्टेब्लिश की 1961 में। और ताकि जो है वो लोग दूसरे ममालिक इस NAM को ज्वाइन करें और डिक्लेयर करें कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ना हम USSR की तरफ जाएंगे ना हम USA की तरफ जाएंगे, बल्कि हम न्यूट्रल रहेंगे और सारे कंट्रीज़ के साथ जो है वो एक कोऑपरेशन बिल्ड करेंगे। तो करंटली NAM के मेंबर्स कितने हैं? 120। और पाकिस्तान ने NAM को कब ज्वाइन किया? 1979 में। लास्ट में हम पढ़ेंगे ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में। अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है इसमें दो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, दो इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, एक वर्ल्ड बैंक है और दूसरा IMF है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक जो है ये भी इस्टेब्लिश किया 1944 में। बेसिकली जब हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 हुई ना, तो यूरोप जो है वो तकरीबन बिल्कुल तबाह हो चुका था, उनकी इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। तो फिर USA ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम दिया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान और कहा कि हम वर्ल्ड बैंक और साथ में IMF जो है ये दो इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। वर्ल्ड बैंक का काम ये है कि वो मुख्तलिफ ममालिक में डेवलपमेंटल काम के लिए, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करना होता है उसके लिए आपको फाइनेंसेस प्रोवाइड करेगा, लोन वगैरह देगा, एड वगैरह देगा। जबकि IMF का ये काम था कि जो ममालिक की इकॉनमी जो है उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए IMF आपको लोन देगा। तो बेसिकली ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि यूरोप जो है उसके मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना और वहाँ पे उनकी इकॉनमी को थोड़ा सा स्टेबलाइज़ करना। तो वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ 1944 में और फॉर्म प्रॉपरली जो है फिर इसकी फंक्शनिंग कब स्टार्ट हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। टोटल मेंबर्स 189 हैं। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया इसको? 11 जुलाई 1950 में। IMF जो है ये भी इस्टेब्लिश हुई 27 दिसंबर 1945 में। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसके टोटल मेंबर्स 190 में है 90 हैं और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 11 जुलाई 1950, यानी कि पाकिस्तान ने एक ही दिन वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को ज्वाइन किया था।